आज के सारस्वत वेबिनार मंच को मेरा नमन। विद्याश्री न्यास के आधार केंद्र, हिंदी साहित्य के प्रेरणा पुरुष स्मरणीय श्री विद्यानिवास मिश्र जी को शाब्दिक पुष्पांजलि। कार्यक्रम आयोजक एवं विद्याश्री न्यास के मार्गदर्शक एवं सचिव आदरणीय डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी का हार्दिक आभार मानते हुए एवं सत्र के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी तथा सत्र संचालक डॉक्टर सुभा श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपने आलेख का सार निर्धारित समय मर्यादा के अंतर्गत मंच पर रख रहा हूं। समय जैसा कि बहुत बहुमूल्य है और एक एक मिनट एक एक क्षण मूल्यवान है। समय की मर्यादा को देखते हुए भाषिक उद्भव, विकास क्रम और व्याकरणिक एवं भाषा वैज्ञानिक पक्ष को यहाँ पर नहीं लिया गया है। वह आलेख में है, आप सबके सम्मुख प्रकाशित रूप में आएगा, आप सब देख सकेंगे। मैथिली का भाषिक परिप्रेक्ष्य। भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली हिंदी भाषा की एक उपभाषा बिहारी की बोली के रूप में वर्गीकृत है आज की स्थिति में, जबकि वह अपने आप में एक भाषा है जिसका अत्यंत गौरवशाली इतिहास देखने को मिलता है। मैथिली का भाषा साहित्य अपने में बहुत ही लोकप्रिय और समृद्ध रहा है। हम देखते हैं कि भारतवर्ष भौगोलिक और भाषिक परिवार की दृष्टि से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यहाँ पर 4 भाषा परिवारों की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत, चीनी और ऑस्ट्रिक। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा हिंदी की उपभाषा बिहारी में 3 प्रमुख बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली और इनकी लगभग 35 उपबोलियां देखने को मिलती हैं। 1961 में हुई जनगणना के आधार पर भारत की कुल आबादी 43,89,36,918 थी। उस समय भारत में 121 भाषाएं ऐसी थीं जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से अधिक मानी गई। लेकिन 2021 तक आते आते भारत की जनसंख्या का आंकड़ा 139 करोड़ हो चुका है, अर्थात 3 गुना से अधिक। अतः इस दृष्टि से 10,000 की संख्या बढ़कर 31,000 से अधिक हो जाती है। पूरी दुनिया में भाषा के इस संक्रमण काल में प्रतिदिन अनेक भाषाएं अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही। वैश्विक बाजारवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति के फलस्वरूप कुछ भाषाओं का प्रचलन तो आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत व्यापक हो रहा है, लेकिन कुछ के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती आ खड़ी है। ऐसा ही चिंताजनक संदर्भ मिथिला राज्य की लोकप्रिय राजभाषा मैथिली का भी है।
जो अपने साहित्य और काव्य सौंदर्य के लिए जग प्रसिद्ध रही है। आज भी उसमें साहित्य सृजन हो तो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर उसका वैसा रूप अब नहीं दिखता जैसा विद्यापति के कालखंड में देखने को मिलता है। मैथिली, जो एक समय मिथिला के राज्य की प्रतिष्ठित राजभाषा रह चुकी है, अब वह हिंदी की उपभाषा, बिहारी की बोली के रूप में वर्गीकृत है। यूं तो इसमें साहित्य और साहित्यकारों की समृद्ध परंपरा मिलती है, लेकिन विद्यापति मैथिली के ख्याति लब्ध और जनमानस में लोकप्रिय रचनाकार हुए। संस्कृत अपभ्रंश में रचनाओं के साथ साथ उन्होंने मैथिली में पदावली की रचना की। मैथिली में रचित पदावली, जिसमें 900 से अधिक पद हैं, सर्वाधिक प्रसिद्धि विद्यापति को अपने इन्हीं पदों के कारण मिली। मैथिली में बड़ी संख्या में पद लिखने वालों की भी एक बहुत सुदीर्घ परंपरा देखी जा सकती है, जिसमें प्रमुख हैं उमापति, रमापति, हर्षनाथ, लखीमा ठकुरानी, मनोबोध झा, चंदन झा, नंदीपति, महीपति आदि आदि। उद्भव और विकास की दृष्टि से मैथिली मागधी अपभ्रंश से विकसित है। मैं यहाँ वह संदर्भ नहीं ले रहा हूं कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर उसके रूप। केवल भाषा के रूप में हिंदी, अपभ्रंश के रूप में मागधी, बोली के रूप में भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब मैथिली में हमें निम्नलिखित बोलियां या उपबोलियां देखने को मिलती हैं, जैसे सोतीपुरा, सिराजपुरी, उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली या कुर्था, जो साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पश्चिमी मैथिली, छिका छिकी, तिरहुतिया, वज्जिका, अंगिका, देहाती, जोलाहा, किसान, दक्षिणी नेपाली और ठेठिया आदि। हालांकि यह जो सूची है, यह बहुत पहले के सर्वेक्षणों के आधार पर है, और सर्वेक्षण यदि भाषिक दृष्टि से, भाषा संस्थानों की दृष्टि से, भारत सरकार या राज्य सरकार की दृष्टि से किए जाएंगे तो बहुत सारी और भी उपबोलियों के होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मैथिली नामकरण, मैथिली नाम का संबंध प्राचीन मिथिला राज्य से संबंधित है। मिथिला शब्द का प्रयोग भारतीय साहित्यकारों ने प्राचीन समय से ही करना प्रारंभ कर दिया। इसका प्रयोग वाल्मीकि कृत रामायण में तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में भी मिलता है। इसी मिथिला के नामकरण के कारण यहाँ की प्रमुख भाषा का नाम मैथिली पड़ा। मिथिला शब्द नामकरण की उत्पत्ति के प्रमाणिक और पुष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होते। इसके व्युत्पत्तिपरक उदाहरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग हैं। एक मत यह है कि किसी राज्य का नाम मिथि था, उसी के नाम के आधार पर राज्य का नामकरण मिथिला हुआ। एक आधुनिक मत यह भी है कि मिथि का शाब्दिक अर्थ है मिथा हुआ या मिला हुआ। मिथिला प्रदेश में 3 छोटे राज्यों वैशाली, विदेह या विदिशा तथा अंग का मिला जुला रूप होने के कारण इसे मिथिला कहा गया। ये सभी मत अनुमान पर आधारित हैं, पूर्णतः प्रमाणिक मत कोई नहीं है। इससे इतना संकेत मिल सकता है कि मैथिली नामकरण मिथिला के आधार पर हुआ।
मिथिला राज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण सादृश्य के आधार पर वहां के उच्चरित भाषिक स्वरूप को देखते हुए इसका नामकरण किया गया। वर्तमान में मैथिली आधारभूत रूप से दरभंगा जिले में बोली जाती है। मैथिली का क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पश्चिमी पूर्णिया तथा उत्तरी संथाल परगना में है। इसके अतिरिक्त यह मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, वैशाली, सहरसा, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, देवधर, मालदह और दिनाजपुर में तथा नेपाल की तराई में भी बोली जाती है। नेपाल के 8 जिलों जिसमें धनुषा, सिरहा, मुनसरी, सरलाही, सप्तसरी, महोत्तरी, मोरंग और तोरहट में भी मैथिली बोलने वाले लोग रहते हैं। 2003 में इसको भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बोलने वालों की संख्या ईस्वी सन 1921 की जनगणना के आधार पर गिरियर्सन के आंकड़ों के अनुसार 1,02,03,57 थी। वर्तमान में इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 7 से 7.5 करोड़ के आसपास मानी जाती है। मैथिली में लगभग 15 बोलियां हैं जिनका वर्णन ऊपर हुआ। आज भी मैथिली की उपबोलियों का गहन अध्ययन और सर्वेक्षण अपेक्षित है। व्यापक स्तर पर व्यावहारिक प्रयोक्ताओं का गहन सर्वेक्षण होना चाहिए जिससे कि वास्तविक भाषिक स्वरूप को रेखांकित किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकार तथा भाषा संस्थानों द्वारा नए सिरे से सर्वेक्षण करके महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाया जा सकता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ और बोलियां मैथिली में हो सकती हैं। साहित्य और भाषा के रूप में पूर्वी मैथिली या कुर्था को मानक अथवा परिनिष्ठित रूप माना गया। इसी में ही सर्वाधिक साहित्य की रचना हुई। इसके पदों का प्रचलन लगभग समस्त भारत में रहा। उड़ीसा, बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में मैथिली के पदों ने अपनी व्यापक और गहन पहचान बनाई। बिहारी उपभाषा की बोलियों में मैथिली साहित्यिक रूप से सर्वाधिक सशक्त रही है। एक पद जो लावण्य और लालित्य मैथिली के पदों में देखने को मिलता है, वैसा रागात्मक तत्व, संगीतात्मकता और जो काव्य शास्त्रीय पक्ष है हिंदी की अन्य बोलियों में देखने को नहीं मिलता, ब्रज में भी नहीं। एक 2 पंक्ति मैं पढ़ता हूं, प्रयास करूंगा। विद्यापति की पंक्तियां हैं। खन खन नयन कौन अनुसरई, खन खन नयन धूल तपि भरई, खन खन दसन छटा पुटहास, खन खन अधर आगु गहुबास। यदि बहुत संगीतात्मकता के साथ गाया जाए तो जैसा राग तत्व मैथिली के पदों में मिलता है, मेरी विशेष रूप से रागानुभूति है, उनको जिस प्रकार से गाया जा सकता है वह ब्रज भाषा के अतिरिक्त मूलतः ब्रज में भी उतना माधुर्य नहीं आ पाता जैसा मैथिली के पदों में आ जाता है। श्री कृष्ण के निकट आकर श्री राधा की तीव्र विरह अनुभूति का वर्णन विद्यापति के इस पद में है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी उपभाषा की 3 प्रमुख बोलियों भोजपुरी, मगही और मैथिली में से भोजपुरी का पारस्परिक संबंध अर्धमागधी के विकसित अवधि के साथ जुड़ता है तथा
दूसरे भाषा परिवार की बोलियों से मॉरिशसी, सूरीनामी, दक्षिणी अफ्रीकी, गियानाई के साथ भी जुड़ता है, लेकिन मैथिली का पर ऐसा कोई प्रभाव व्याकरण और रूप रचना की दृष्टि से देखने को नहीं मिलता। केवल भौगोलिक रूप से स्थान भेद और दूरी के कारण उच्चारण और रूपात्मक भेद देखने को मिलते हैं, लेकिन शब्दावली के रूप में विदेशी या आगत शब्दावली के प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता। जैसे संस्कृत की तत्सम शब्दावली, अरबी, फारसी, पश्तो, पुर्तगाली, तुर्की, अंग्रेजी, जर्मनी, रूसी, फ्रेंच, नेपाली आदि का भारत में बोले जाने वाली सभी भारोपीय भाषाओं का एवं द्रविड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ का सभी आष्ट्रिक भाषाओं का, तिब्बती, चीनी आदि भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग प्रयोक्ताओं के व्यवहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन भाषाओं के साथ प्रयोक्ताओं का संपर्क शासक वर्ग की भाषा के रूप में व्यवसायिक दृष्टि से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी प्रकार से आवश्यक कारणों से स्थापित होता रहता है, इसलिए उन भाषाओं का प्रभाव उनके भाषिक व्यवहार पर पड़ना सहज और स्वाभाविक है। अतः विदेशी शब्दावली के प्रयोग, शब्द समूह तथा उपसर्ग और प्रत्यय आदि के रूप में इनका प्रभाव मैथिली पर होगा ही, मैथिली से अछूती नहीं है। जैसा अद्भुत लालित्य मैथिली के पदों में उभरता है, वह हिंदी भाषा की अन्य बोलियों में दुर्लभ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसमें लिखे जा रहे साहित्य और काव्य सृजन को राष्ट्रीय पटल पर लाया जाए। इस धरातल पर केंद्र और राज्य सरकारों तथा भाषा संस्थानों को तो पहल करनी ही चाहिए, साथ ही मैथिली भाषियों को भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।